नमस्कार दोस्तों, इसके स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का 10वां लेक्चर है। 1 से 9 तक लेक्चर प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अभी एक बार ज़रूर इसके स्टडी IS पे विजिट कीजिए और फिर 1 से 9 तक वीडियो देखिए। नहीं देखे आप तो उसके बाद आप 10वां लेक्चर देखिए। 1 से 9 तक लेक्चर पढ़ा दिया था। आने वाली आगामी BPSC एग्ज़ाम और UPPCS एग्ज़ाम के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। इससे पीछे मैंने पढ़ा दिया था आपको चतुर्थ में स्टूडियो तक। अवध आज देख लीजिए। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठों राज्यों के बीच में था। अवध कहाँ था? अंग्रेजी और मराठों राज्यों के अवध राज्य अंग्रेजी और मराठों राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक फैला हुआ था। दोस्तों मैप तो है नहीं अभी डिजिटल बोर्ड की, मैं आपको बता दूं कि कन्नौज आप जानते हैं ना, यह इत्र नगरी शायद कहा जाता है ना, कन्नौज को शायद इत्री नगरी कहा जाता है। कर्मनासा नदी जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है वहाँ तक यह फैला हुआ था। इत्र नगरी से लेकर के कर्मनासा, जो यही कर्मनासा नदी है जो दोस्तों जिसमें नहा लेने से लोग बोलता है कि कर्मनाश हो जाता है, पाप हो जाता है। एक प्रथा ऐसी है। यही बिहार और यूपी का बॉर्डर यही कर्मनासा नदी डिसाइड करती है। तो आप इतना जान गए। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा। कन्नौज ये पश्चिम में आ जाती है ना, कन्नौज ये यूपी में कन्नौज इत्र नगरी, और एक कर्मनासा जो बिहार और यूपी के बॉर्डर थे पूर्व में आ जाएगा तक फैला हुआ था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अवध स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां था। अवध का स्वतंत्र राज्य का कौन सा संस्थापक? सआदत खां और बुरहानन मुल्क था, जो को बुरहानन मुल्क भी कहा जाता था। तो कभी कभी सआदत खां या बुरहानन मुल्क दे दिया जाता था। अभी 68 BPSC में यही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो 2 मिनट देख के आप लोग भागते हैं ना, इसे काम नहीं चलने वाला है। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां और बुरहानन मुल्क था। इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। सआदत खां किसको राजधानी बनाया था? फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। 1739 में अपने मरने से पहले वह स्वतंत्र बन गया था। सआदत खां को 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया था। बयाना का दोस्तों फौजदार नियुक्त किया गया। इसको बुरहानुन मुल्क की उपाधि मिली थी। सआदत खां को किसकी उपाधि मिली थी? बुरहानुन मुल्क की उपाधि मिली थी। 1720 से 1722 तक यह आगरा का गवर्नर भी रहा था। सआदत खां ने 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। नया राजस्व बंदोबस्त 1723 में किसने लागू किया था? सआदत खां ने लागू किया था। 1739 में सआदत खां ने नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया। 1739 में सआदत खां ने नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया गया नादिर शाह को, और वीरता से लड़ा परंतु बंदी बना लिया गया। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया उसके बाद उसको बुलाया तो सआदत खां ने विष खाकर हत्या कर ली। समझ गए? तो सआदत खां की मृत्यु कैसे हुई थी? तो विष के मतलब जहर खा के उसने आत्महत्या कर ली थी। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। और जब नादिर शाह आक्रमण कर लिया, दिल्ली पे अधिकार कर लिया, जब नादिर शाह ने बुलाया किसको? सआदत खां को, तो इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। तो कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए कहानी भी बताते जा रहा हूँ, फैक्ट भी बता रहा हूँ कि आपको दोनों पे पकड़ हो। आप एक बार पढ़िएगा तो आपको एकदम याद हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, सआदत खां का कोई पुत्र नहीं था। सआदत खां का कोई पुत्र नहीं था। कौन था सआदत खां? जो वहीं जहर खा के मर गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह भतीजे सफदरजंग से कर दिया। सआदत खां का कोई पुत्र था नहीं, उसने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह भतीजे सफदरजंग से कर दिया। मृत्यु के बाद यहीं उत्तराधिकारी बना। स्वाभाविक सी बात है कि मरने से पहले अपनी पुत्री का विवाह किसे कर दिया था? उसके भतीजे होते थे सफदरजंग। पहले तो ऐसी शादी, जो इन लोगों के समय में शादी तो ऐसी होती थी
कोई से भतीजे से कर लेता था तो कोई उसे कर लेता था। ये शादी मतलब अपने में होती थी, इधर से उधर। तो भतीजे सफदरजंग से कर दिया। मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी यही बना। कौन बना? उसका दामाद हुआ। और सफदरजंग 1739 से 1754 में शासक किया। सफदरजंग 1739 से 1754 तक शासन किया। मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को क्या कर दिया कि अवध का नवाब नियुक्त कर दिया कि आराम से तुम बने रहो। 1748 में अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। न्याय की उचित व्यवस्था की। इसके बाद शुजा-उद-दौला आ जाता है। शुजा-उद-दौला 1754 से 1755 में आ जाता है। 1754 से एक ही साल इसका शासन रहता है, 1754 से 55 में। अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी पुत्र शुजा-उद-दौला बना। सफदरजंग का पुत्र था कौन? शुजा-उद-दौला। ये भी याद रखिएगा कि किसका पिता कौन था, किसका पुत्र कौन था, क्योंकि ये भी नहीं याद रखिएगा तो आपको कन्फ्यूज इतना होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि शुजा-उद-दौला कौन था, सफदरजंग कौन था। तो इसमें कन्फ्यूज आप मत होइएगा। अवध के नवाब सफदरजंग की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी पुत्र शुजा-उद-दौला हुआ। तो सफदरजंग का पुत्र कौन था? शुजा-उद-दौला। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन फैक्ट बन सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? किसने दिया था? शुजा-उद-दौला ने दिया था। ऐसे तो पूछेगा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पूछेगा कि अवध का नवाब कौन अवध का नवाब ने इसको साथ दिया था? तो शुजा-उद-दौला ने दिया था। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए आप लोग डेडिकेटेड से पढ़िए। एक बार ठान लीजिएगा कि इसको लेना है तो एक दो पीसीएस पे आप लगिए ना। अगर पीसीएस का तैयारी करते तो पीसीएस पे लगिए, यूपीएससी का करते तो यूपीएससी पे फोकस कीजिए। बस निकालिए, फोर फाड़ दीजिए, भागिए सीधे। और क्या, इधर लावासना भागिए, इधर गया विपाट भागिए, मज़े लीजिए। फिर क्या कहने का है। तो एक बार मेहनत तो एक से 1.5 साल करना पड़ेगा। अगर कुछ भी पाना चाहते तो 1 से 1.5 साल आपको ऐसा मेहनत करना पड़ेगा कि भुला दीजिए सब कुछ बाद में आएगी। लाल पियर हरियर सब बाद में आएगी, पहले अपना हरा हो जाइए, उसके बाद रेड सिग्नल देते रहिए। बंगाल के तत्पश्चात नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु को उनका उत्तराधिकारी शुजा-उद-दौला बना था। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बंगाल के तत्पश्चात नवाब मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ वह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, परंतु हार गया। अंग्रेज विजय रहा। बक्सर के युद्ध में आप जानते ही हैं कि अंग्रेज का विजय हुआ था। इधर 3 लोग एक तरफ लड़ रहे थे, उधर अंग्रेज एक तरफ लड़ रहे थे, पर भी अंग्रेज की जीत हुई। बक्सर विजय के बाद 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से बक्सर विजय के बाद 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से देखिए, बक्सर विजय के बाद 1765 क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। शुजा-उद-दौला ने बैरन हेस्टिंग से 1773 ईस्वी में बनारस की संधि कर ली। किसने कर ली बनारस की संधि? शुजा-उद-दौला ने कर ली। देख लीजिए, बनारस की संधि हो जाती है। यह संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बैरन हेस्टिंग के बीच हुई थी। तो बनारस की संधि ऐसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि बनारस की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो शुजा-उद-दौला और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बैरन हेस्टिंग के बीच हुई थी। अंग्रेज गवर्नर थे बैरन हेस्टिंग उस समय। आसफउद्दौला 1775 से 1797 तक रहता है। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। कौन? आसफउद्दौला। बैरन हेस्टिंग से आसफउद्दौला ने फैजाबाद की संधि कर ली।
वैन हेस्टिंग ने आसफउद्दौला ने फैजाबाद की संधि की। फैजाबाद की संधि 1775 में हो जाती है। फैजाबाद की संधि कब हो जाती है? 1775 में। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। फैजाबाद की संधि कब हो जाती है? 1775 में। इस संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली जाती है। अब क्या करेगा? वजीर अली 1797 1798 तक रहता है। आसफउद्दौला के बाद बरजीद अली अवध का नवाब बना। आसफउद्दौला के बाद किसने बना? वजीर अली अवध का नवाब बना। सआदत अली खां 1798 में 1819 तक रहता है। सआदत खां ने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला किसने दे दिया था? अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला किसने दे दिया था? तो सआदत खां ने दे दिया था। अंग्रेजों को पूछेगा कि अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला किसने दे दिया था? सआदत खां ने दे दिया था। 1801 में इसने बेलेजली से सहायक संधि स्वीकार कर ली। बेलेजली ने से सहायक संधि स्वीकार कर ली और 1819 में इसे राजा की उपाधि दी गई। किसको? सआदत खां को। गाजीउद्दीन हैदर अली खां 1814 से 1827 तक शासन करता है। हेस्टिंग ने 1815 में इसे बादशाह की उपाधि दी। तो गाजीउद्दीन को किसने बादशाह की उपाधि दी थी? तो हेस्टिंग ने। और इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद अली गद्दी पर बैठा और तदुपरांत अमजद अली 1842 से 47 तक, फिर वजीर अली शाह 1847 से 56 तक शासन किया। वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक शासन करता है। वाजिद अली शाह कब तक शासन करता है? 1847 से 1856 तक। यह अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में, डलहौजी कब आता है? 1854 में आउटकम की रिपोर्ट पढ़े होइएगा आप लोग। आउटकम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया है ये क्वेश्चन। 1854 में जब डलहौजी आता है तो आउटकम की रिपोर्ट के आधार पर, ये भी पूछ सकता है दोस्तों, आप लोग इतना पढ़े होंगे मुझे विश्वास है कि डलहौजी ने कुशासन के आरोप के लगा के अवध को हड़प लिया था। लेकिन आप ये रिपोर्ट किसका था? तो आउटकम का रिपोर्ट था। ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब वो सब क्वेश्चन हट के यही आएगा कि किसका रिपोर्ट। आउटकम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन के आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो किसके रिपोर्ट के आधार पर? आउटकम की रिपोर्ट, आउटकम की रिपोर्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये होगा कि वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और बीपीएससी पीटी और यूपी पीसीएस पीटी बीपीएससी मेंस में आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप लोग जो भी कमेंट कीजिएगा उस टॉपिक पे वीडियो बना को आपको ज़रूर दिया जाएगा। आप एक बार कमेंट करके तो देखिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए। पैसा तो लगता नहीं है तो कम से कम सब्सक्राइब तो करते जाइए।